इस शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो नंबर 7 है। द्विवेदी जी के गद्य पर सटीक टिप्पणी करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है कि इसके सिवा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, बालमुकुंद गुप्त आदि के गद्य और द्विवेदी जी के गद्य में भेद है। यह भेद गद्य की कलात्मक शैली को लेकर है। वे गंभीर विवेचनात्मक गद्य लिखते हैं, किंतु इस तरह के गद्य में उनके साधारण गद्य में भी हिंदी भाषा की खूबियों में वह पहचान नहीं है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालमुकुंद गुप्त के गद्य में है। द्विवेदी जी समर्थ मेधावी लेखक थे, किंतु हिंदी गद्य का सौंदर्य देखना हो तो भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों के पास जाना होगा। ये रामविलास शर्मा ने द्विवेदी जी के बारे में कहा है। अगले लेखक हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का समय 1875 से 1945 ईस्वी। वह अकादमी साहित्यकार थे। जिस प्रकार भारतेंदु ने हिंदी गद्य का परिष्कार किया, उसे शैली दी, जिस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया, उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को अनुसंधान, प्राचीन ग्रंथों की खोज, कोश निर्माण, संपादन की ओर उन्मुख किया। वे नागरी विचारणी सभा के 3 संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने नागरी विचारणी सभा पत्रिका और सरस्वती का संपादन किया। देश के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हिंदी के दुर्लभ ग्रंथों की खोज कराई, उनके विवरण ग्रंथों का संपादन किया, हिंदी शब्द सागर जैसे बृहद प्रामाणिक कोश निर्माण का कार्य कराया तथा स्वयं उसके एक संपादक रहे। पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, रत्नाकर, कबीर ग्रंथावली जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के संपादन का श्रेय भी उन्हें है। जब वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, तब उच्च कक्षाओं में पढ़ाने योग्य हिंदी में ग्रंथ नहीं थे। इस कमी के पुत्यर्थ ही उन्होंने भाषा विज्ञान, साहित्य लोचन और हिंदी भाषा और साहित्य रूपक रहस्य आदि का लेखन कार्य स्वयं संपन्न किया। ये रचनाएं पूछी भी जाती हैं। भाषा विज्ञान, साहित्य लोचन, हिंदी भाषा और साहित्य रूपक रहस्य तत्कालीन संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। इनके अतिरिक्त इन्होंने अनेक साहित्यिक निबंध भी लिखे। इनके विषय प्रतिपादन में वैचारिक तारतम्य और गंभीरता है। श्याम सुंदर दास को व्यापक अर्थ में रामचंद्र शुक्ल और नंदुलाल वाजपेयी के निर्माण का भी श्रेय है। अगले लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त, जिनका समय 1865 से 1907 ईस्वी है। गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के समसामयिक थे। द्विवेदी जी साहित्यिक पत्र के संपादक थे, तो गुप्त जी समाचार पत्र के। द्विवेदी जी साहित्यिक पत्र के संपादक थे, तो गुप्त जी समाचार पत्र पर उनकी भाषा पर पत्रकारिता की भाषा ने जो धार चढ़ाई वह अप्रतिम है। द्विवेदी के समसामयिक होते हुए भी उनके इतिवृत्तात्मक प्रभामंडल से अस्पृश्य थे। व्याकरणिक शुद्धता में द्विवेदी जी 20। अन्य स्थिरता शब्द को लेकर द्विवेदी जी और गुप्त जी में छिड़ने वाले विवाद से यह सिद्ध है। भाषा की सरसता और चुटीले व्यंग की कला में उनकी अद्वितीयता का क्या कहना। व्यंग्यात्मक गद्य लिखने में उनकी तुलना केवल निराला के गद्य से की जा सकती है। उनके व्यंग्यात्मक लेखन के संबंध में उनके जिन शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे का उल्लेख किया जाता है, वे 1904 और 4 से 5 में भारत मित्र में छप चुके थे। उस समय गुप्त जी उसके संपादक थे। हो सकता है उनके लिखने की प्रेरणा उन्हें लाला लाजपत राय के उर्दू कोहिनूर में छपे राधा कृष्ण के चिट्ठे से मिली हो। गुप्त जी उस समय कोहिनूर के संपादक थे। कितनी विडंबना है कि जिस समय सरस्वती शैली के लेखक और स्वयं सरस्वती के संपादक लॉर्ड कर्जन और अंग्रेजी राज्य का गुण अनुवाद कर रहे थे, उसी समय गुप्त जी दोनों पर चोट करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा रहे थे। वे हर प्रकार के अन्याय के विरुद्ध थे, चाहे वो राजनीतिक हो या साहित्यिक। अगले लेखक हैं गोविंद नारायण मिश्र, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के पक्ष में थे, जो अनिश्चितता को लेके वाद विवाद चल रहा था। तो इनका समय 1859, गोविंद नारायण मिश्र का समय 1859 से 1926 ईस्वी है। गोविंद नारायण मिश्र जी लेखक से पहले व्याकरण रहे हैं। प्राकृतिक विचार में भाषा के उद्भव और विकास पर विचार तथा विभक्ति विचार में विभक्तियों का व्याकरणिक विवेचन हुआ है। अनिश्चितता शब्द को लेकर छिड़ने वाले विवाद में
उन्होंने द्विवेदी जी का पक्ष लिया था। अपने निबंध में पग पग पर उपमा रूपक अनुप्रास आदि लुटाते चलते हैं। अगले लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र जी। 1871 से 1907 ईस्वी इनका समय है। और मिश्र जी भारतीय परंपरा के निबंधकार थे, लेकिन वे उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते। निबंधों में भाव कम और बाह्यडंबर अधिक है। सरदार सिंह का समय 1861 से 1931 ईस्वी रहा है। वह साधु स्वभाव के मानवतावादी निबंधकार थे। उनके निबंधों को पढ़ने से पता चलता है कि वे पश्चिम के भाववादी दार्शनिकों इमर्सन, कार्लाइल, तालस्ताय, रस्किन, विटमैन, थोरो से विशेष प्रभावित थे, पर उनके मूल प्रेरणा स्रोत स्वामी रामतीर्थ थे। गुरु नानक की मानवीय समता और करुणा की धारा भी उनमें प्रवाहित थी। उन्होंने कुल मिलाकर 8 निबंध लिखे हैं। सच्ची वीरता, और इनके निबंध बहुत महत्वपूर्ण भी रहे हैं, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, बाह्य कांति तथा अमेरिका का मस्ताना जोगी वाल्ट विटमैन। स्पष्ट है कि साहित्यकार की श्रेष्ठता लेखन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, न कि मात्रात्मकता पर। इन निबंधों में मनुष्यता के मूलभूत तत्व आचरण, श्रम, प्रेम आदि पर विशेष बल दिया गया है। पंडित, मौलवी, पादरी के तत्व ज्ञान को वे तत्वहीन मानते हैं। थोड़ा गहरे बैठने पर पापी में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में पापी दिख पड़ेगा। साधु वह है जो अपना खून सुखा कर दूसरों को फल फूल अन्न दूध देता है। अपने जीवन दर्शन को वे लक्षणा के आधार पर समाज की जड़ों तक ले जाते हैं। शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग और विरोधाभास उनकी शैली के मुख्य उपादान है। अगले लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका समय 1883 से लेकर 1920 ईस्वी तक रहा है। गुलेरी जी के पिता हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र के गुलेर गांव के निवासी थे। महाराज जयपुर के आमंत्रण पर वे जयपुर आ गए। गुलेरी जी का जन्म यहीं पर हुआ। वे महामना मालवीय के आग्रह पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर भी रहे हैं। इसी समय काशी नागरिक प्रचारणी सभा के निकट संपर्क में आए और हिंदी की सेवा में द्विगुणित उत्साह से लग गए। इसके पहले भी वे हिंदी में लिखते रहे हैं। जिस वर्ष महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार संभाला, उसी वर्ष उन्होंने जयपुर से समालोचक नामक पत्र निकालना आरंभ किया। यानी समालोचक भी सरस्वती पत्रिका के साथ निकली। संस्कृत की पढ़ाई उन्हें विरासत में मिली थी। संस्कृत के उद्भट विद्वान होने के अतिरिक्त वे श्रेष्ठ भाषाविद और अनुसंधाता, कवि, कहानीकार और निबंध लेखक भी थे। पंडिताई और सहृदयता का जो विरल संयोग उनमें दिखाई पड़ता है, वह आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी में देखा गया। वे एक और अशोक की धर्म लिपियों का संपादन करते हैं। दीदारगंज की मूर्तियों का पुरातात्विक विश्लेषण करते हैं। पुरानी हिंदी नामक निबंध माला लिखकर अपभ्रंश की विशेषताओं का विद्वतापूर्ण उद्घाटन करते हैं। तो दूसरी ओर काशी जयमुना मैया जी, कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाऊं जैसी व्यक्ति व्यंजक निबंध भी लिख सकते हैं। तो इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं काशी जयमुना मैया जी, कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाऊं, और ये व्यक्ति व्यंजक निबंध लेखक हैं। इन निबंधों की 3 विशेषताएं हैं: जिंदा दिली, संदर्भ कला और चोट करने की व्यंग्यात्मक क्षमता। भारतेंदु के निबंधों में जो जिंदा दिली मिलती है, वह यहाँ थोड़ी संयमित हो जाती है। निबंधों के बीच में जो ऐतिहासिक और मिथ की संदर्भ ले आए जाते हैं, वे उनके पांडित्य और प्रगतिशील मूल्य दृष्टि के परिचायक हैं। संदर्भण कला का कविता में सार्थक प्रयोग तुलसीदास ने किया है और निबंधों में गुलेरी जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी जी की अपेक्षा उनकी चोट अधिक मारक होती है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। उन्होंने बोलचाल की भाषा और मुहावरों का ऐसा प्रयोग किया कि निबंधों में अद्भुत ताजगी आ गई है। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा जकड़ नीति के विरुद्ध थे। वे भाषा का लचीलापन बनाए रखना चाहते थे। वे भाषा के संबंध में भारत मित्र के संपादक के साथ थे, जो द्विवेदी जी के विरुद्ध था। द्विवेदी जी के संस्कृत ज्ञान का भी उन्होंने संयमित ढंग से मजाक उड़ाया है। कहना न होगा कि बाद में द्विवेदी जी की गद्य भाषा का चलन नहीं हुआ। गद्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम गुलेरी जी ने किया। आलोचना है
इस काल की आलोचना में दो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, रीतिवादी और उपयोगितावादी। महावीर प्रसाद द्विवेदी उपयोगितावादी और नैतिकतावादी आलोचक हैं। नैतिकता के आग्रह के कारण उन्हें पहले मेघदूत अच्छा नहीं लगा था। जब उन्होंने इसमें नैतिक मूल्य अन्वेषित कर लिया तो उनकी धारणा भी परिवर्तित हो गई। उनकी दृष्टि में उत्तम काव्य वही है जिसमें संसार का उपकार हो। अपने इस दृष्टिकोण के कारण उन्होंने रीतिवादी काव्य का जमकर विरोध किया। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि इस विषय पर भाषा पुस्तकों का प्राचुर्य देखकर यही कहना पड़ता है कि इस महा अनुपयोगी और महासत्यानाशी नायिका भेद में संस्कृत कवियों की अपेक्षा भाषा के कवियों और भाषा कवियों के प्रेमियों की सविशेष रुचि रही है। नायिका भेद का प्रभाव गांवों तक फैला हुआ था। नगरों की बात जाने दीजिए, छोटे छोटे ग्रामों तक 60 वर्ष खूसट बुढ़ों को भी नायिका भेद की चर्चा करते और ज्ञात यौवना और अज्ञात यौवना के अंतर के तारतम्य पर वक्तृता देते हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये सब कथन है द्विवेदी जी के। मिश्र बंधुओं ने नवरत्न की समीक्षा करते हुए उन्होंने तुलसी सूर आदि को देव बिहारी मतीराम से बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को नायिका भेद वाले कवियों में श्रेष्ठ ठहराया है। स्पष्ट है कि वे आधुनिक काव्य को सूर, तुलसी और भारतेंदु की परंपरा से जोड़ते हैं, न कि हास्योन्मुखी रीति काव्य से। रीति काव्य में भावों की संकीर्णता की पूर्ति अलंकारवाद से होती थी। इसे आज की शब्दावली में रूपवाद भी कहा जा सकता है। अलंकारवाद का विरोध करते हुए द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है कि कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। जिस कलावाद का खंडन रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचनाओं में किया है, उसकी नींव का शिलान्यास द्विवेदी जी ने ही किया था। अपनी व्यवहारिक समीक्षाओं में विक्रमांक देवचरित चर्चा, नैषध चर्चा, कालिदास की निरंकुशता, ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। निबंध क्या, वही मान लीजिए समीक्षात्मक निबंध आदि में समीक्षा की गहराई और अंतर प्रकृति की छानबीन तो नहीं मिलेगी, किंतु ऐसी अनेक बातों का संकेत मिलेगा जो शुक्ल जी की आलोचना के लिए प्रेरक सिद्ध हुई होगी। जैसे नैतिकता का आग्रह, लोक मंगल, कलावाद का खंडन आदि। द्विवेदी जी ने भाषा का परिष्कार किया, किंतु उनका गद्य का आदर्श नहीं बन सका। जिस तरह उन्होंने समालोचना का मार्ग तो दिखाया, किंतु स्वयं उनकी आलोचना नहीं बन सकी। शुक्ल जी ने उनकी पुस्तकों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। इन पुस्तकों को मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वाले को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। ये रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण आलोचक हैं बद्रीनाथ भट्ट। उनका कहना है कि पुरानी लकीर पीटने से काम न चलेगा, न रूढ़िवादी ब्रजभाषा की बूढ़ी गाय से। इस पर रामविलास शर्मा की एक जीवन टिप्पणी द्रष्टव्य है। और सत्य के नवीन भाव कैसे हैं और साहित्य के नवीन भाव कैसे हैं। ईंटों जैसे निहायत अकवित्वपूर्ण उपमा है, पर है आधुनिकता बोध के एकदम अनुकूल। नवीन भाटों की ईंटों से कुटी हुई एक पक्की सड़क है, यह है आधुनिक साहित्य। इस पर रूढ़िवाद की बूढ़ी गाय को दौड़ाना संभव नहीं है। रामविलास शर्मा जी ने ये टिप्पणी किया हुआ है। पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी जी के पूरक थे। द्विवेदी जी काव्य के नैतिकतावादी कथ्य के समर्थक थे, तो शर्मा जी उसके कला पक्ष के रीति काव्य के प्रति शर्मा जी ऐसे अनास्थावान नहीं थे कि उसे काव्य क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने कहा है, बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो किसी प्रकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उनके निर्मल नेत्रों से कुछ खार सा या तेजाब सा खटकता है।
रीति काव्य से आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कम से कम कला के क्षेत्र में बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन में बिहारी को सतसइयों की क्रमागत परंपरा में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी सिद्ध किया गया है। तुलनात्मक समीक्षा भी समीक्षा का एक प्रकार है। द्विवेदी युग में उपयोगितावादी के शोर शराबे में कला पक्ष उपेक्षित हो गया था। संभवतः शर्मा जी ने इसलिए कला पक्ष पर एकांतिक बल दिया। इस संबंध में नंदुलारी वाजपेयी का कथन है कि रीतिकाव्य में जो शर्मा जी के समय में प्रचलित काव्य प्रवाह था, रीतिबद्ध श्रृंगारिकता तो थी ही, रचना कौशल का भी पूरा योग था। शर्मा जी ने बस श्रृंगारिकता को छोड़कर रीतिकाव्य के दूसरे गुण निर्माण कौशल को अपनाया, उसी की छानबीन की। शब्दों पदों आदि की अर्थ मीमांसा में उन्होंने अपने पांडित्य, अध्ययन, मनन और सूझबूझ का अच्छा परिचय दिया। काव्य के कलात्मक सौष्ठव की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया कर शर्मा जी ने जो कार्य किया वो श्लाघ्य है। श्लाघ्य मीन्स होता है प्रशंसनीय। जो कार्य उन्होंने किया वो प्रशंसनीय है। इसमें संदेह नहीं है कि इस युग में शर्मा जी ही ठीक ठिकाने के आलोचक हैं। शुक्ल जी उनकी चुहलबाजी और शाबाशी के महफिली तर्ज की खिल्ली उड़ाते हुए भी कहते हैं कि हो सकता है शर्मा जी ने बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। उनकी समीक्षा को रूढ़िगत मानते हुए वे कहते हैं कि दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें भी हुआ है। मिश्रबंधुओं के मिश्रबंध विनोद और नवरत्न से उनकी आलोचना पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। इन दोनों ग्रंथों में आलोचना के नाम पर कवियों का परिचय ही मिलता है। पर द्विवेदी की भांति वे भी नए विषयों के समर्थक थे और रीतिकाव्य के भी प्रशंसक थे, किंतु उनकी जागरूकता में कमी नहीं थी। समस्या पूर्ति का विरोध करते हुए उन्होंने कविता तो स्वच्छंदता के बिना उत्तम बन ही नहीं सकती। समस्याओं के दासत्व से मुक्त होकर ही श्रेष्ठ कविता का सृजन संभव है। यह बात 1901 में लिखे गए उनके एक लेख में कही गई थी। 19 वर्ष बाद तो स्वच्छंदतावाद ही आ ही गया। इस स्वच्छंदतावाद को ही छायावाद कहा जाने लगा। कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा के बिहारी सतसई के तुलनात्मक अध्ययन के उत्तर में लिखी गई। इसमें न शर्मा जी का वैदग्ध्य है और न कलात्मक बारीकियों का पांडित्यपूर्ण विवेचन। मिश्र जी ने देव और उपमा उत्प्रेक्षा व्यभिचारी भावों को खोजने में ही अधिक श्रम किया। शर्मा जी की अच्छाइयाँ तो इसमें न मिलेंगी, पर जुमलेबाजी का अनुकरण अवश्य मिलेगा। धीरज से पृथ्वी पर कमलों का रखना कितना मर्मस्पर्शी है। कोमलकांत पदावली की कमनीयता के विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। उसकी समुज्ज्वल उपमा प्रस्फुटित होती है। लाला भगवान दिन से बिहारी की हेठ ही नहीं देखी गई। वे भी इस झगड़े के अखाड़े में ताल ठोक कर उतर पड़े। मिश्र जी के उत्तर में उन्होंने बिहारी और देव लिख डाला और रीतिवादी आलोचना उनकी सीमा थी। ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। आलोचना का यह आरंभिक काल था, अतः इस काल में काव्य की अंतः प्रकृति और कला विन्यास की छानबीन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु आलोचना के अंतर्विरोधों पर दृष्टि अवश्य जाती है। एक ओर उपयोगितावाद और रीतिवाद का विरोध था, तो दूसरी ओर रीतिवाद का आग्रह। इस काल की रचनात्मक उपलब्धियां भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती। आलोचना के सामने चुनौतियां भी नहीं थी, पर महावीर प्रसाद द्विवेदी और पद्म सिंह शर्मा ने आलोचना की जो जमीन तैयार की, उससे शुक्ल जी की पीढ़ी की प्रगतिशील परंपरा और शास्त्रीयता को बल मिला।